सुबह का बंटवारा सुनकर जैसे एकत्रित लोगों को मसाला सा मिल गया, जिसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको तो जाना आज सुबह ही उनके घर था, लेकिन बंटवारे का सुन अच्छी खासी गॉसिप का मौका ना गंवाने की खातिर उन्होंने अपना जाना स्थगित कर दिया और फिर भला मरने वाला मरे। बंटवारे के बाद अगर थोड़ी टीका टिप्पणी किए बगैर चले जाए तो कलयुग में पाप ही लगता है। खुद ही आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदारों में लड़कियां सैनिक शादी लायक हो चली, फिर भला उनको पार लगाने के लिए भी 10 रिश्तेदारों से मिलना मिलाना भी तो जरूरी होता है। और फिर भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, जब बिना खर्च के सभी रिश्तेदार एक जगह ही मिल जाए और उसके ऊपर यदि नसीब रहा तो इन दोनों लड़कों में से ही कोई एक फंस जाए। सभी अपने अपने मतलब में बैठे हुए थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई काम नहीं होता, वह सिर्फ ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते। आराम से बैठकर मदद और दुख दर्द बांटने के ही बहाने से 15-20 दिन या 1 महीने तक कट जाए। लेकिन ऐसे लोग होते बहुत ईमानदार है, वह सिर्फ अपनी ही दुनिया में मशगूल होते हैं, उनको सिर्फ वक्त काटना होता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग तो जैसे जन्मजात बैरी होते हैं जो आपके घर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते और शायद इसलिए सुबह के बंटवारे को लेकर उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई कि अब उन्होंने दोस्त की बेटी के ससुराल वाले को इतना भड़काया कि उनके घर में मातम छोड़कर कलह का वातावरण पैदा हो गया कि बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ। और इसी कारण जवई सा शाम से ही रूठ कर ना जाने कहाँ चले गए। तब तो फिर क्या था, कुछ लोगों के खुशी का ठिकाना ही नहीं तो कुछ तमाशचिन बनकर देखने लगे। वही कुछ समझदार रिश्तेदारों और बूढ़े बुजुर्ग ने सबको डांट फटकार कर समय की गंभीरता को समझाया और कुछ लोगों को जवई को मनाने हेतु भेजा। मैं सारा तमाशा एक मूक दर्शक की भांति मन के उतार चढ़ाव के साथ देख रहा था। कहने को तो एक पल में सबको समझाने का साहस था मुझ में, लेकिन शायद खून के रिश्तों से मैं परे था, इसलिए मुझे ये हक नहीं दिया गया। सांझ होते तक मैंने जवई को साथियों के साथ बड़ी ही शालीनता से घर में आते देखा, जिसे देख मैं समझ गया कि वह बड़े ही उत्तम जगह से आ रहे। बस अंतर इतना था कि वह किसी से बात करना पसंद नहीं करते और शायद थकावट के कारण ठीक से चल पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए 2 साथी उनको घर तक छोड़ने आए थे। जैसे तैसे सांझ हुई, एक बार फिर किसी ने मित्र को फिर दर्द भरी आवाज़ से पुकारा और दूसरे ही पल भोजन की तैयारी के साथ सभी अपने अपने काम में लग गए। मैं अपनी खिड़की से उस घर में जलते हुए दिए को देख रहा था और उस अस्थि कलश को देख ना जाने कितनी पुरानी यादों और गम के साथ आंसू बहाते हुए ना जाने कब मुझे नींद लग गई। पूरी रात सोच में गुजारने के बाद जैसे तैसे सुबह नींद लगने को हुई थी कि दिन निकलने से पहले ही आस पड़ोस में होने वाली हलचल और इतनी तेज वार्तालाप में जैसे मुझे नींद से जगाने को विवश सा कर दिया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो सभी रिश्तेदार मिलकर घर का हर सामान निकालकर बाहर रख रहे थे और फिर सब कुछ पुनः व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। देखने में पहली नज़र में तो सबको यही लगा था कि सभी मिलकर घर की सफाई कर रहे थे, लेकिन असली मर्म तो मैं जानता था, क्योंकि मैं भली भांति जानता था कि कुछ दिन पहले उस घर के साफ सफाई के साथ मेरे मित्र ने अपना मनचाहा कलर से घर में रंग रोगन करवाया और जगह जगह पर खदान में आए हुए नए मिस्त्री से कुछ अच्छे अच्छे चित्र भी बनवाए थे जो अत्यंत ही मनमोहक थे। मुझे अच्छे से याद है कि जब उसने शाम की चाय के समय कहा था कि चलो अब बहुत हुआ, आने वाले 2 सालों तक अब साफ सफाई का झंझट हटा, अब कोई नया काम जब तक ना निकल पड़े तब तक रंग रोगन की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही किसी सामान को इधर उधर करना है। मैं यह भी जानता था कि उसका इशारा बड़े बेटे की शादी को लेकर था कि जब तक उसकी शादी सेट ना हो जाए तब तक और कोई नया काम नहीं करना, और इसलिए शायद उसने अफसरों से बात कर अपने क्वार्टर से ही लगी हुई खाली पड़ी ज़मीन जो उसकी बाउंड्री के भीतर थी, मैं एक अच्छे खासे 3 रूम का एक्सटेंशन के नाम पर कमरे इस तरह बनवाए थे जिसमें आसानी से एक परिवार रह सकता था। उसका मतलब साफ था कि उसने पूर्व नियोजित योजना से बना रखे थे और इसलिए शायद वह बहुत दिनों से अफसरों के चक्कर भी लगा रहा था कि किसी तरह बड़े बेटे को कहीं नौकरी के जुगाड़ से लगा दे तो शादी की कुछ बातें आगे बढ़ाएं, और शायद इसी बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी था। मैं ये सब उसका परम मित्र और सरल शब्दों में ये कहूँ कि उसका सबसे बड़ा राजदार होने के कारण भली भांति जानता था। मुझे मन ही मन बड़ा क्रोध आ रहा था कि सारे रिश्तेदार मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे घर का तिनका तिनका बिखेर कर ही मानेंगे। भला क्या बिगाड़ा था उसने इन सब का, और क्या उसके परिवार में भी थोड़ा सा दिमाग नहीं था जो उनको उनके बहकावे में आकर ऐसी हरकत करने लगे। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि सभी रिश्तेदार सफाई के बहाने संदूक को खोलकर मिलने वाले हर कागज़ को भली भांति पढ़कर निराश हो वापस रख देते। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरा मित्र अपने हर कीमती कागज़ को मेरे पास किसी बैंक की तरह क्यों इतने विश्वास के साथ रखता था। शायद वह भली भांति इस परिस्थिति से अवगत था। खैर, जब सभी थक हार कर बैठ गए तब अंततः बुजुर्गों की फटकार सुन सबने पुनः घर को व्यवस्थित किया और ऐसे करते करते सूर्य देवता अपनी चटक बिखरने लगे। वे लोग अपने आप में इतने मशगूल थे कि यह भी भूल गए कि मृत्यु के बाद कम से कम 10 क्रिया तक घर के बाहर भोजन रखने की परंपरा भी है। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह मन ही मन मेरे मित्र को कोस रहे थे कि जाने कहाँ सारे कागजात जमीन में गाड़ रखे हैं। तभी एक कौवा उड़कर उनकी दहलीज पर जा बैठा और आवाज करने लगा। तभी एक स्त्री फनफनाती हुई निकली और उसे उड़ा दिया।
लेकिन फिर वही कौवा उड़कर मेरी दहलीज पर आया, जिसे ना जाने क्यों अपनी भीगी आंसुओं के साथ अपने पिताजी की बात मान मैंने खाना और पानी दिया, और बड़े आश्चर्य की बात है कि वह कौवा पूरा खाना खाकर पानी पी मेरी छत की मुंडेर पर जा उड़ गया। मुझे एक पल उस कौवे की कम और अपनी आत्मा ज्यादा तृप्त लगी और मैं अपने पिताजी के चरणों में जाकर बैठ गया। मेरे मुंह से अनायास ही निकल आया कि यह क्या है, क्या ऐसा भी घर होता है। पिताजी ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया और मेरे सिर पर हाथ घुमाते हुए मुझे समझाने लगे, लेकिन मेरा मन अभी भी उसको कौवे के आने और लौट जाने के बीच में अटका हुआ था। क्या ये संभव है? कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।